स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और नित नियम डेली पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छी प्रकार से मन लगाकर। तो हम पढ़ रहे थे संधि। तो संधि इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है। स्वर संधि को बड़े बारीकी से बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा और इसी में जो व्यंजन संधि थी उसको भी हमने पढ़ा। संधि को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। विसर्ग संधि की बात करेंगे आज। विसर्ग संधि में क्या है कि जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, स्वर पढ़ा था अंग और अ है। 2 स्वर हमने पढ़े थे जिनको अयोग्य वा भी कहा। अयो अयोग वा, अयोग वा कहते हैं। इसका अनुस्वार होता है अंग है और ये होता है अ है, और जो इसके पीछे 2 बिंदु लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा, जैसे स्वर 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 संधि, व्यंजन स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन व्यंजन। तो ये कंडीशन बनी थी, तब कौन सी संधि हुई थी? व्यंजन संधि हुई थी। और इसके बाद तो मैंने आपको कहा था कि अगर विसर्ग हो और प्लस में क्या हो? स्वर हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, विसर्ग हो प्लस में स्वर हो, और विसर्ग हो और व्यंजन हो, विसर्ग और व्यंजन हो, तब भी कौन सी संधि होगी? अगर ये दोनों कंडीशन बन सकती है तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात करेंगे। यानी स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर हो विसर्ग के बाद या क्या हो? व्यंजन हो। स्वर हो या व्यंजन हो, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम कि वर्ण हो, क्योंकि वर्णों को 2 भागों में बांटा हुआ है। स्वर भी बांटे हमने और व्यंजन भी बांटा है, तो वर्ण भी कह सकते हैं। इसके आगे क्या है ये आपको पता है कि जो विसर्ग हैं, ये मैं पहले आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ कि जो विसर्ग का प्रयोग है वो स्वरों के साथ ही किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग है वो किसके साथ किया जाता है? विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ ही किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि स्वर हो, विसर्ग हो और उसके बाद कोई सा भी वर्ण हो, तो जो विसर्ग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे स्वर हो हमारे पास 11, उसके बाद विसर्ग लगा हो और यहाँ क्या हो? 44 वर्ण हो, तो ये हमारी विसर्ग संधि बन जाती है। तो विसर्ग संधि बनती है। तो इससे पहले हम विसर्ग संधि पढ़ें, इसको बारीकी से एक एक नियम की चर्चा करें। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नियम इसमें छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। विसर्ग संधि को कैसे बांटेंगे, किस प्रकार बांटेंगे, हम पढ़ेंगे आगे। तो अब आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। परिभाषा क्या कहती है विसर्ग संधि की? तो पता चल ही गया होगा आपको। विसर्ग के बाद स्वर हो, व्यंजन हो और जो विसर्ग में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। तो एक बार लिख देता हूं, विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो के योग से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि
कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो और इनके योग से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये था विसर्ग संधि। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पढ़े थे अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, कुछ अघोष के नियम बनेंगे संधि में और कुछ बनेंगे सघोष के। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी दिन भी, जो ये हमारी उंगली पे जो एक पूरा चित्र बनाया था, हाथ पे पूरा डायग्राम आपको दिखाया था, अघोष और सघोष याद करने की पूरी बेसिक ट्रिक, बिल्कुल इजी ट्रिक जो आपको बताई थी कि देखते ही याद हो जाए, और कभी याद हो जाए अलग बात, लेकिन कभी भूले ना, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी ट्रिक हमने बनाई थी अघोष और सघोष। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी है और आपको अच्छी प्रकार से याद है। अगर याद है तो आपको अघोष और सघोष यानी विसर्ग संधि में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये अघोष सघोष वाली अलप्राण महाप्राण उच्चारण स्थान को किस प्रकार से, किस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें, देखते याद हो जाएं। अगर नहीं देखी वीडियो तो इनको आप ज़रूर देखें एक बार जाके। तो हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में अघोष और सघोष पढ़ रहे हैं। अघोष सघोष सभी, ये व्यंजन संधि की बात करें, स्वर संधि की बात करें या फिर विसर्ग संधि की बात करें, सभी में इनका प्रयोग किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विसर्ग संधि के अंदर अघोष और सघोष यानी दो ही प्रकार से हम इस विसर्ग संधि को बांट देंगे, और बांटने के बाद अघोष को पढ़ेंगे और सघोष को पढ़ेंगे। नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना, चीज़ें देखते ही याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए। तो देखते हैं, जैसे अघोष मैंने बताया था, जो इस उंगली के अंदर और अंगूठे और उंगली में, प्रथम उंगली में और अंगूठे में जो जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अघोष। किस प्रकार से अघोष होते हैं, यानी पहले अ आया फिर स आया, और जो यहाँ वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सघोष। अघोष में कितने वर्ण आते हैं, अघोष में मैंने आपको बताया था कितने आते हैं। अघोष में 13 वर्ण आते हैं। क ख प्रथम दो वर्ण, और इसके बाद स भी इसके अंदर आता है, जो उसमें व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहली बात, हम नियम की बात करें तो इसमें नियम नंबर 1 की बात करते हैं। नियम नंबर 1 की बात करते हैं। पहले हम सघोष को करते हैं, अघोष की चर्चा बाद में करेंगे। अघोष वाले कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो अंतिम लेके आएंगे। पहले सघोष करते हैं, और अघोष ऐसे हैं जो आपको एक बार सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद आप भूलोगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में। तो जैसे इसमें क्या था, विसर्ग से पहले क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्वर इसमें ध्यान रखें, पहले नियम में हम पढ़ेंगे अ होगा, सिर्फ और सिर्फ अ। उसके बाद क्या है, विसर्ग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अ। स्वर होना चाहिए अ। विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नियम। और उसके बाद आता है 3 नंबर, इसके बाद आता है 4 नंबर, और एक आता है 5 नंबर। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क, ख, ग, घ, ग, च, ट, त, प। तो हम पहले मैंने आपको बताया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ऐसे करेंगे बात तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में बात करेंगे, और इस प्रकार से बात करेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 3 नंबर की। इसमें ये हमारे कुछ वर्ण हैं जो इन्हों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको। तो इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, और इसमें त वर्ग है, इसमें और प वर्ग है। तो ये अगर इसकी बात छोड़ दें हम, अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे ये क्या हैं, ये सघोष, अघोष है। ये क्या है, अघोष, और ये क्या है, सघोष। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा और
अंतस्थ, और क्या है इसमें एक आता है। अब देख लीजिए आप सभी को पता है कि ए घोष सै घोष में क्या है, तीसरा चौथा पांचवा आ गया। सै घोष में सभी स्वर आते हैं। ट्रिक बनाई थी हमने सैवर, जहाँ स्वर सै वहीं स्वर, जहाँ इसके जैसा सै वहीं स्वर, तो सारे स्वर इसमें आते हैं। और दूसरी बात, अंतस्थ वर्ण की बात करें तो अंतस्थ, अंत वाली उंगली में अंतस्थ वर्ण आते हैं। ये भी हमने चर्चा की थी जब ट्रिक पढ़ी थी हमने तब। और है, अंगूठी बनाया था, एक ट्रिक बनाया था, याद आया होगा आपको, अंगूठी वाला है, तो इसकी हमने चर्चा की थी, है इसमें आता है। तो कहने का मतलब ये सै घोष आ गए। क्या आ गए? सै घोष। इनको सै घोष लिख दूं या इनको मैंने अलग अलग लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या, बाकी स्वर नहीं है, सिर्फ और इसमें क्या है, एक ए स्वर है, इसलिए मैंने सै घोष पूरा नहीं लिखा यहाँ पे। लेकिन कुछ हद तक आप पहला नियम याद रख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। यानी ए हो, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में ए, तीसरा चौथा पांचवा, यानी सै घोष वर्ण। अंतस्थ भी सै घोष में आता है और है भी सै घोष के अंदर आता है। तो यानी तीनों सै घोष में आते हैं, तो है भी सै घोष में आएगा। तो इस विसर्ग के स्थान पर सबसे बड़ी बात, विसर्ग संधि का नियम, इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ कैसे हो जाता है? अगर इस पूरी गहराई की बात करें, वैसे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ए क्या है, ए के बाद ए हो तो इसमें ऊ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और ए और ऊ मिलकर गुण संधि होती है, तो इसमें क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसी प्रकार मैंने सीधा लिख दिया इसके अंदर, क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो जैसे हम शब्द लिखते हैं एक, जैसे आप देखें, बिल्कुल चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएगी। जैसे पढ़ा हमने मने प्लस में अनुकूल, मने प्लस में अनुकूल। अब देखिए आप, ये क्या है? विसर्ग। इससे पहले क्या है? ए, और इसके बाद में भी क्या है? ए। नियम क्या कहता है? ए बीच में विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ क्या है? मने, ठीक है, मने। और यहाँ क्या है? अनुकूल। तो इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो उसकी क्या लग जाती है? मात्रा। तो क्या बन गया? मनो। और स्वर के बाद ए स्वर आ जाता है, यानी एक स्वर के बाद दूसरा ए स्वर आ जाता है। तो इस शब्द में भी नहीं, कहीं भी आपके सामने ऐसा आए तो उसके स्थान पर ऐसे लगा देते हैं हम, और क्या बन जाता है? मनो अनुकूल। शब्द क्या बनता है? मनो अनुकूल। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जो ये चिन्ह मैंने लगाया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवग्रह। इसको कहते हैं अवग्रह। याद रखें ये बात। अगर कोई स्वर के बाद ए आता है और उस शब्द को हमें जोड़ना है, तो उसमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मनो अनुकूल, मनो अनुकूल। अगर इस शब्द को आप ऐसे लिख देते हो, अगर ये हटाकर लिख देते हो, जैसे मैनो, मनो अनुकूल, तब ये शुद्ध माना जाएगा। लेकिन वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा जिसमें अवग्रह चिन्ह लगा हो। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसी प्रकार एक शब्द और आता है हमारे सामने, स प्लस में अहम। तो क्या लिखेंगे? स में क्या है? ए, और ए के बाद क्या है? विसर्ग, और आगे भी क्या है? सै घोष। तो विसर्ग का क्या आ जाएगा? सो। आगे क्या है? अवग्रह लग जाएगा, सो अहम। तो शब्द क्या बन गया? सो अहम। इसी प्रकार से और शब्द देखिए, जैसे आता है मने
प्लस में अभिलाषा, मन प्लस में अभिलाषा, ये भी ए है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ भी ए है, तो यानी हमारा विसर्ग क्या कहता है कि हम ओ हो जाएंगे और इसके बाद ए है तो ए में क्या आ जाएगा, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और शब्द बनेगा मनो अभिलाषा। मनो अभिलाषा। तो ये ऊपर इसके ऊपर डंडा नहीं आता पूरा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऊपर घुंडी वाले शब्द होते हैं उन पे पूरा लाइन नहीं खींची जाती, जैसे अवग्रह चिन्ह का प्रयोग है इस पे लाइन नहीं खींची जाती, और कुछ विसर्ग आते हैं तो इस पे भी लाइन नहीं खींची जाती, याद रखें इस बात का। घुंडी वाले शब्द होते हैं जैसे भय का प्रयोग किया जाता है तो इस पे भी लाइन नहीं खींची जाती, जैसे ये शब्द हैं तो इन पे लाइनें नहीं आती, इनका थोड़ा आप ध्यान रखें। शब्द पूरा है ये मन अभिलाषा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो कैसी लग रही है आपको क्लास? वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में और लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, जैसे देख लेते हैं सर प्लस में जय। सर प्लस में जय तो क्या बनेगा, र के बाद में क्या आया है, यानी ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में जय है। तो जय में क्या था भाई, जय आप पढ़ चुके हैं, जय क्या है, च छ जय। जय क्या है, स घोष, और जय हमारा इसमें कहता है तीसरा नियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि ओ हो जाएगा, स रो जय। शब्द क्या बनेगा, सरोज। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, सरोज का मतलब होता है कमल का फूल। क्या होता है, कमल। एक शब्द आता है मने प्लस में रंजन, लो ये रे ले लिया हमने, अंतस्थ वाला व्यंजन ले लिया। तो इसमें क्या चर्चा कर रहे थे, है भी आ गया, तीसरा भी आ गया, और अंतस्थ ले लेते हैं, एक है का ले लेते हैं, तीसरा चौथा ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कितने नियम करवा सकता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं, फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें, जितनी हो सकती है आपसे उतनी आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो क्या बनेगा, मैं नो रंजन, शब्द बन जाएगा मनोरंजन। अगर आपसे कोई पूछे मनोरंजन में संधि कौन सी है तो तुरंत कह दोगे आप विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि हमेशा कंफ्यूजिंग में डालती है, किसके साथ, गुण संधि के साथ। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। और इसी प्रकार से आता है एक मन, लो है ले लेते हैं, मन प्लस में हर तो क्या बनेगा, मैं न के बाद में विसर्ग है और आगे क्या है तो क्या बन जाएगा, मनोहर। शब्द बन गया मनोहर। और शब्द ले लेते हैं, जैसे मन पंचम वर्ण ले लेते हैं, मन प्लस में नीत, न लो भी पंचम वर्ण आ गया, तीसरा भी आ गया था, यहाँ अंतस्थ भी आ गया था, यहाँ उसमें व्यंजन भी आ गया था। तो यहाँ लिख देंगे मैं नो नी त, कहते हैं ना मनोनीत किया। एक वह ले लेते हैं, जैसे मने वह वाला नियम ले लेते हैं, ये भी देख लो वह, और इसमें ई की मात्रा क्या लिखें, विकार लिख देते हैं। तो क्या आएगा, मैनो विकार, मन का विकार, मनोविकार, मन का विकार। तो ये थे कुछ नियम पहले के, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जैसे तैथ है द, तैथ है द वाला देख लेते हैं, जैसे यस प्लस में दा तो वो हो जाता है इसको, तो क्या बनेगा, यशोदा। शब्द क्या बन गया, यशोदा। एक बहुत बढ़िया शब्द आता है हमारे सामने, आप देखा होगा, बहुत बार पढ़ते हैं, मनोविज्ञान। विज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मैं न ओ की जगह क्या कर दें, विसर्ग, इसके बाद में क्या कर देंगे, विज्ञान। शब्द बन गया मनोविज्ञान। एक ये भी बहुत, ये दोनों शब्द आप इंपॉर्टेंट करके रखें। एक आता है अन्य प्लस में
अन्य, अन्य प्लस में अन्य, तो अन्य और विसर्ग है, यानी ए के बाद विसर्ग है, आगे क्या आ गया ए, तो वही काम अन्योन्य, क्या बन जाएगा अन्योन्य, क्योंकि इसमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें अवग्रह ना लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अवग्रह लिखना चाहिए, ज़्यादा वर्तनी की दृष्टि से एग्जामिनर देखेगा तब भी खुश हो जाएगा भी हाँ बच्चे को ज्ञान तो है। तो ये कुछ शब्द हैं। इसी प्रकार से हम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे नियम नंबर 2 में? जैसे शब्द आता है हमारे सामने ए और आ को छोड़कर, यानी ए और आ को छोड़कर क्या हो, बाकी 9 स्वर हो गई। विसर्ग तो लगेगा तो स्वरों के साथ ही लगेगा, याद रखना ये बात। विसर्ग का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है? स्वरों के साथ किया जाता है। ए आ को छोड़ दिया तो आगे 9 स्वर रह गए। उसके बाद क्या आ जाता है? विसर्ग प्लस में, प्लस में क्या है? अब यहाँ लिख सकते हैं हम, अब क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं यहाँ पे हम सघोष वर्ण, अब लिख सकते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण का मतलब क्या हो गया? स्वर आगे सारे के सारे, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया वर्ण, और अंतस्थ भी आ गए, और है भी आ गया। देखो तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, अंतस्थ, अंत वाली उंगली वाले जितने वर्ण आते हैं चारों के चारों आ गए, है भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने वर्ण थे सघोष में सारे के सारे आ गए। ये हम कह सकते हैं सघोष वर्ण, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है 9 स्वर प्लस सघोष वर्ण विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। इसमें ध्यान रखें आप थोड़ा सा। जैसे शब्द आता है हमारे सामने, बड़ा ही शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्द शुद्धि में बार बार पूछा जाता है। आशी प्लस में वाद, देखो अंतस्थ आया कि नहीं आया? तो शब्द क्या बनेगा? आशी, विसर्ग का क्या हो गया? रे वाद, आशीर्वाद। रे आधा है तो रे का आधा ऊपर चला जाता है और पूरा होता है वो रे नीचे चला जाता है। तो शब्द लिखेंगे आशीर्वाद। क्या शब्द लिखेंगे? आशीर्वाद। समझ गए? इसी प्रकार एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे नी विसर्ग प्लस में मल, क्या बनेगा? नी। अब इस चीज में ध्यान रखें आप, यहाँ ई है, यहाँ भी विसर्ग से पहले क्या है? ई है, और ई से यहाँ क्या हो गया? रे, यहाँ क्या है? मैं, और यहाँ क्या है? ले। क्या बन गया? नी, और आधा रे है तो आधा रे कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और मैं ले। शब्द क्या बन गया? निर्मल। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत शब्द शुद्धि में बार बार पूछ लिया जाता है। और शब्द शुद्धि में अगर अशुद्ध आपको शब्द देगा तो कैसे देगा? अशुद्ध आपको शब्द देगा आशीर्वाद। याद रखना ये बात को आप मेरी। अगर आपको अशुद्धि शब्द में देगा, शब्द शोधन में देगा, तो आपको ऐसा देगा, ये स के ऊपर मात्रा लगाएगा ऐसा। और बिल्कुल लगाते हैं बच्चे, पता है आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है, पढ़ के देखेंगे तो आशीर्वाद बनता है ये, लेकिन ये गलत होता है। शब्द शुद्धि में ये दिया जाता है। पूछ भी ले आपसे, जैसे उज्ज्वल का मैंने करवाया था, पूछ लिया जाता है बच्चों से, अक्सर यही पूछते हैं उज्ज्वल लिख के दिखाओ। तो आपको पता है उज्ज्वल लिखे क्यों? उज्ज्वल का संधि विच्छेद भी करके दिखा दो आप। आशीर्वाद अगर पूछ ले आपसे, आशीर्वाद लिखो भाई, तो आशीर्वाद लिखें क्या? आशी प्लस में वाद बोलो जी, विसर्ग संधि होती है, और 9 स्वर के बाद में सघोष वर्ण आता है तो र हो जाता है विसर्ग का, और आशीर्वाद ऐसे बनता है। दूसरा प्रश्न ही नहीं पूछेगा आपसे, बच्चे को ज्ञान है भाई। समझे मेरी बात? इस प्रकार से पढ़ें।
कि रास्ता बंद हो जाए आगे पूछने वाले का। जैसे शब्द आता है आयु प्लस में वेद। क्या है आयु? ऊ की मात्रा है, स्वर देखिए ए आ नहीं है, ऊ है, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रै, और रै कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो शब्द क्या बन गया? आयुर्वेद। समझ गए मेरी बात? तो शब्द क्या बन गया? आयुर्वेद। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, देख लीजिए आप। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं, जैसे दू प्लस में ग, तो शब्द क्या बनेगा? दू। विसर्ग में क्या हो जाएगा? रै, और यहाँ क्या है? ग। तो ये रै कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा? दू रै ग, दुर्ग, किला। राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, दुर्ग उनको बोलते हैं, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके। आगे क्या है? नी प्लस में आशा। नी के बाद क्या है? विसर्ग, ये ध्यान रखें आप। आशा, तो नी, और विसर्ग का क्या हो गया? रै। तो शब्द क्या बनेगा? रै आ सा। रै क्या है? आधा। तो आधे रै में आपको मैंने बताया था कि जिसके व्यंजन के बाद अगर आधे व्यंजन के बाद आगे स्वर हो तो उस स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। तो जोड़ देंगे मात्रा, निराशा। शब्द क्या बन गया? निराशा। और ये भी इंपॉर्टेंट है शब्द आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। कैसे? इसमें आपसे पूछेगा एक सवाल, संधि तो पूछे ही पूछेगा, और इसमें पूछेगा आपसे कि निराशा शब्द दे देगा, और बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो शब्द बनता है नी प्लस में आशा। तो क्या लिखेंगे? बोले उपसर्ग है नी। क्या उपसर्ग लिखेंगे? बोले नी उपसर्ग। ये भी एग्जामिनर आपको देगा, निर भी देगा, निर भी देगा आपको। कौन सा करेंगे? कौन सा उपसर्ग करेंगे? देखिए यहां संधि हुई है नी प्लस आशा, तो उपसर्ग यही करेंगे ना, यही करेंगे उपसर्ग। करेंगे कि नहीं करेंगे? कहिए करेंगे, कहिए करेंगे, कहिए करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो क्या रह गया? ये, और यह रह गया ये। तो नी प्लस में आशा शब्द यही है, निराशा, और नी प्लस में आशा दिया हुआ है, तो बच्चे इसको टिक करके आएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत उपसर्ग होता है ये। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक शब्द और है, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे प्रादु प्लस में भाव। क्या बनेगा? प्रादुर्भाव। क्या बन जाएगा? प्रादुर्भाव। इसी प्रकार से निर प्लस में अर्थक, निर प्लस में अर्थक, तो नहीं, निर प्लस में अर्थक, तो रै हो गया। इसी प्रकार से क्या बनेगा? निरर्थक, निरर्थक। ये प्लस का निशान लगा दिया था ऐसे। इसका संधि विच्छेद करना है तो आपको क्या बनेगा? नी प्लस में अर्थक। ठीक है, इसको काट दीजिए। नी प्लस में अर्थक, निरर्थक शब्द बनेगा। तो इसी प्रकार से ये शब्द है, जैसे नी प्लस में आहार। मैं कुछ शब्द दे देता हूँ, आप करना इसको और करके बताना मुझे। नी रा हा र, निराहार, इसका मुझे संधि विच्छेद करके बताएं आप। एक लिखे धनुर धन, इसका आप मुझे संधि करके बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें। एक इसका अपवाद चलता है, नी का बड़ी ई हो जाना, इसी में है, इसी में कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बढ़िया बारीकी से। और इसका एक अपवाद चलता है बड़ी वीडियो में, व्यंजन संधि में हम पढ़ रहे थे, तब उस व्यंजन संधि में हमें उसको लेकर आए थे। मैंने आपको ये बताया था इसको कि हम विसर्ग संधि में और पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई है। कैसी लगी आपको ये क्लास? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मित्रों में शेयर करें।
और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, इसी प्रकार आप पढ़ना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और इसमें अगर इससे पहले वाली वीडियो व्यंजन देखना चाहते हैं, व्यंजन संधि की, स्वर संधि की, तो आपको इसके आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसके पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।